हेलो क्लास। आज हम लोग वुड डिस्पैच का क्रिटिकल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने जाना था कि वुड डिस्पैच पॉलिसी क्या थी और उसमें सजेशंस और रिकमेंडेशंस क्या थे। तो आज हम लोग पहले इसके डीमेरिट पढ़ेंगे, देन पहले मेरिट्स पढ़ेंगे और देन डीमेरिट पढ़ेंगे। तो पहली जो इसकी मेरिट पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इस बात से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो वुड डिस्पैच था, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर के आया था। तो इसमें इसलिए क्योंकि इसमें ही पहली बार इतना ज़्यादा एलेबरेट करके एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को शो किया गया था, उनको क्लेरिफाई किया गया था। और इस डिस्पैच की एक कैरेक्टरिस्टिक सबसे बड़ी ये थी कि इसमें प्राथमिक शिक्षा ट्रेनिंग से ले करके हायर एजुकेशन तक की बात की गई थी। तो इस तरह से इस घोषणा पत्र को अगर कहें तो बहुत पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट्स ने और बहुत सारे विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने इसकी एनालिसिस की है, आलोचना भी की है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पहले इसके मेरिट और डीमेरिट्स को जान लें। तो पहला इसका मेरिट था क्लेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। क्लेरिफिकेशन ऑफ गोल्स इसलिए कि पहली बार हम लोगों ने भी जाना है कि वुड डिस्पैच में पहली बार प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सभी तरह की जितनी भी एजुकेशन एक सिस्टम होता है, उसके जितने एस्पेक्ट होते हैं, उन सब पर बात की गई थी। नेक्स्ट वन, सेकेंड, प्लान्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। इस वाले जो पॉलिसी थी, ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से लिखी गई थी, बनाई गई थी, और इसमें सभी की शिक्षा पर विचार किया गया था। वुमेंस की एजुकेशन, मुस्लिम्स की एजुकेशन, मास एजुकेशन, जो पढ़े लिखे हैं उनकी एजुकेशन, हिंदी की कैसे मीडियम एजुकेशन लोकल लैंग्वेजेज में हो, कैसे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो, कैसे मिशनरीज काम करेंगी, ग्रांट कैसे मिले, बहुत बड़ी पॉलिसी इसमें बनाई गई थी। नेक्स्ट वन इज़ न्यू चैप्टर ओपनिंग। तो ओपनिंग ऑफ न्यू चैप्टर इसलिए क्योंकि इसमें एक नया ये घोषणा पत्र था जिसमें ये विचार किया गया था कि जो विषय छूट गए थे, जैसे ट्रेनिंग का विषय था, टीचर्स ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप्स का विषय जो था, मुस्लिम और वुमेन्स एजुकेशन को अलग अलग करके देखना था, एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था, ये सब जो लेबलिंग एजुकेशन की कैसे की जाए, इस पर कभी पहले विचार नहीं किया गया। तो इन सब पर एक नया चैप्टर इसमें जुड़ गया था। इसी वजह से इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे नए चैप्टर्स इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंट न्यू लेबलिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहली बार ये हुआ था कि इसमें जो शिक्षा की लेवलिंग थी उसका डिसीज़न लिया गया था कि प्राइमरी होगा, उसके बाद मिडिल होगा, देन हाई स्कूल होगा, देन कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी। तो इस तरह से जो लेवलिंग की गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन तक और वोकेशनल एजुकेशन तक, वो पहली बार देश में की गई थी। नेक्स्ट वन इज़ हायर एजुकेशनल सिस्टम। पहली बार ऐसा हुआ था हमारे देश में कि हायर एजुकेशनल सिस्टम कोई आया था जिसमें हायर एजुकेशन की एक सिस्टमेटिकल बात की गई थी। और इसके लिए पहली बार हमारे देश में सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में की गई थी। और हाई स्कूल परीक्षा समाप्त होने के पश्चात शिक्षा कैसे ली जाए, इसका एक क्लेरिफिकेशन दिया गया था। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन मास। पहली बार इस
घोषणा पत्र में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को नकारा गया और मास एजुकेशन पर बात की गई थी और सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर उसको एक्सेप्ट किया था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पर शासन कर रही थी कंपनी के नाम से, तो उसने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया कि हमारी जिम्मेदारी है यहाँ के जनसाधारण की शिक्षा और उसका यहाँ पर प्रचार प्रसार भी करना, उन लोगों को जागरूक करना, ये सब उन्होंने ध्यान दिया, जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में थोड़ा बहुत लोगों की रुचि, एक तरह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और लोग जागरूक होने चालू हुए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कूल्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ द टीचर्स। पहली बार ऐसा हुआ था कि टीचर्स ट्रेनिंग की बात भारत में की गई थी और उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स खोले गए थे, उनको अच्छी सैलरी देने की बात की गई थी और उनको स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड देने की बात की गई थी। ये कोशिश की गई थी कि टीचरों की दशा में सुधार होना चाहिए। तो पहले जो एक मानसिकता थी कि गुरु जो है फ्री में दान देता था, फ्री में शिक्षा का दान देता था, तो वो वाली चीज़ तो थी वो अब यहाँ पर आकर टूट चुकी थी। तो एक सैलरी जो पेड सिस्टम है वो एक तरह से यहाँ पर डेवलप होने लगा और टीचरों को ट्रेनिंग सिस्टमेटिकल ढंग से कैसे दी जाए, ट्रेनिंग कॉलेजेस कैसे खोले जाएंगे, इस सब पर भी बात की गई थी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। इस घोषणा पत्र में अंग्रेजी के साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज अरबी हो गया, आपका संस्कृत हो गया, पाली हो गया, या जो भी मातृभाषाएं लोकल लैंग्वेजेस थी उन पर ध्यान दिया गया था और उन्हें एक्सेप्ट भी किया गया था। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन एजुकेशन। जो लोग भी इंडिविजुअल एफर्ट्स डालना चाहते थे उनको हेल्प करने की बात गवर्नमेंट ने कही थी। जैसे राजा राममोहन राय थे, सर सैयद अहमद खान थे, तो बाद में ये लोग आए, बहुत बहुत बड़े विद्वान और उद्योगपति, और जो भी लोग एजुकेशन सिस्टम में अपना हाथ बटाना चाहते थे उनको प्रमोट किया गया और उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स की सराहना भी की गई। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज। एक ऐसा फाउंडेशन डाला गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो कि मॉडर्न एज के साथ साथ चल सके, क्योंकि ये बहुत दूरगामी नीति के तहत बनाया गया था। ये एक खासियत भी रही है कि अंग्रेजी सिस्टम में या आज भी यूरोपियन सिस्टम में जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, हमारे देश में भी वैसा ही है, वो बहुत दूरगामी होती हैं, बहुत आगे के रिजल्ट्स को डिपेंड करके बनाई जाती हैं। तो उस समय में एक फाउंडेशन ऐसा रखा गया कि आने वाले समय के हिसाब से मॉडर्न और एंशियंट को मिलाकर एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश इस घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वन है स्कॉलरशिप्स फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसमें दोनों के लिए, टीचर्स के लिए और छात्रों के लिए, दोनों के लिए स्कॉलरशिप्स का अरेंजमेंट किया गया था। इसमें योग्य और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप्स देने की बात कही गई थी और इसी तरह से अध्यापकों को भी ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसे देने की बात कही गई थी और उनकी हेल्प करने की बात कही गई थी। तो इस तरह से ये कुछ मेरिट्स थे जो वो डिस्पैच घोषणा पत्र जो आया था उसमें क्या मेरिट्स थे, ये बहुत हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मिलते जुलते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स। कौन कौन से इस घोषणा पत्र के दोष थे, किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, उसमें सबसे पहला है एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली। ये जो एजुकेशन आ गई थी वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रख के की गई थी इसकी व्यवस्था, क्योंकि कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने लिए जो सर्वेंट्स चाहिए थे, जो सर्विसमैन चाहिए थे, उनको हिसाब से ध्यान में रखकर
इसकी घोषणा की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डेवलपमेंट वाला सिस्टम था वो कहीं पीछे छूटकर एक एजुकेशन जो थी वो सर्विस पर आकर सेंट्रलाइज हो गई। नेक्स्ट है एंड ऑफ फ्री टीचिंग। एक तरह से अब जो गुरु था वो भी नौकर में तब्दील हो चुका था। जो गुरु था वो एक सर्विसमैन हो गया था। अब स्वतंत्र शिक्षण संभव नहीं रह गया था और जो शिक्षा थी वो पूर्णतया राज्य के अधीन आ चुकी थी। तो अब इस पर नौकरशाही जो है वो एक तरह से टीचिंग पर हावी होने वाली थी। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ रेड रिबन पॉलिसी। लाल फीताशाही जो आधिकारिक एक दबाव होता है वो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उसका उदय होने लगा था। जो एक इंस्पेक्टर राज कहते हैं, इंस्पेक्टर राज जो था वो कायम होने लगा था। चेकिंग और इंस्पेक्शन और अधिकारी और कैसे स्कूल चलना है वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी पूरी तरह से इन सिस्टम्स में आ गई थी। इसके लिए एस.एन. मुखर्जी ने कहा है, दिस न्यू टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विद न्यूमरस डिपार्टमेंट्स, फाइल्स एंड ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस्ड रेड टैपिज्म एंड रॉब्ड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन्होंने ये कहा कि जो रेड टैपिज्म था, लाल फीताशाही आ गई थी और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो लचीलापन था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो विभागों में और फाइल्स में, ऑफिसर्स में बंदी हो गई थी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न कल्चर। कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी कल्चर को ही इसमें भी महत्व देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने एक ज़रूर ऐसा किया था कि कोशिश की थी कि प्राच्य और भारतीय शिक्षा माध्यम होना चाहिए, प्राच्य भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन उस पर उतना सफल वो नहीं हुए थे और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी भाषा ही बनी रही। अनसक्सेसफुल ग्रांट इन एड सिस्टम। जो सहायता अनुदान प्रणाली थी वो वास्तव में चल नहीं पाई। अनुदान द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार जो था वो भारतीयों के धन से ही किया जाने लगा और इसका जो कोशिश थी इसमें सिर्फ गैर सरकारी विद्यालयों पर एक नियंत्रण करने का तरीका था। कुछ सहायता देकर गैर सरकारी विद्यालयों पर नियंत्रण रखने की एक तरह से ये चाल थी और इसका लाभ ज़्यादातर मिशनरीज को हुआ क्योंकि देश में उनके ही सबसे अधिक विद्यालय चल रहे थे। ओवरलैपिंग ऑफ सेकुलरिज्म। इन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में मुस्लिम और हिंदू और ये सब जो एजुकेशन सिस्टम था तो इसके तहत इन्होंने बस एक धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म था उसको एक ओवरलैप करके एक कवर अप कर दिया था। बस एक ओढ़नी सी उड़ा दी थी कि हम सब धर्मों को समान मानकर शिक्षा देंगे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य अंग्रेजी और बाइबल का प्रसार करना ही था। मिशनरीज जो थी वो बाइबल की ही शिक्षा बेरोक टोक देती थी और ईसाई धर्म की पुस्तकें सरकारी विद्यालयों में रखी जाती थी और सरकार का ध्यान धर्म प्रचार की ओर ज़्यादा रहता था बजाय अन्य धर्मों के साथ या समन्वय बनाकर चलने का। नेक्स्ट है एंड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन ऑल मैनर। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था हम ये कह सकते हैं कि वो हर तरह से ख़त्म हो गया था। उसका कहीं अब बहुत ना उनकी परंपराएं थी, ना उनका सिस्टम था, ना उनकी एजुकेशन प्रोविज़न थे, ना उनकी लोकल लैंग्वेजेस थी। तो इंडियन जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम में वैदिक सिस्टम में चल रहा था, बुद्धिज़्म में चल रहा था, वो सब कहीं ना कहीं खो गया। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन्स एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन की जो इन्होंने एक कोशिश की थी कि हम वुमेन्स को एजुकेशन देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि भारत एक परंपरावादी देश रहा है। तो बहुत ज़्यादा उसमें
ये कोशिश कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर संस्कृति के लिहाज से और बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग तब तक भारत में आ चुकी थी, तो वुमेन्स एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता था, तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा केवल धनवान ही पढ़ पाते थे। प्राथमिक शिक्षा में जो जनसाधारण था वो उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ के और हिंदी और संस्कृत को पढ़ के बाद में आगे विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा में वो सफल ही नहीं हो पाता था। तो सफल ना होने के कारण उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती थी। और धनवानों ने प्राथमिक शिक्षा नहीं खोले, जबकि प्राथमिक विद्यालय ना खोल के माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा जो थी वो पीछे छूट गई थी। अब कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में पक्ष और विपक्ष में दोनों तरह के तर्क दिए गए, और इस तरह अगर एक तरह से हम देखें तो यह आदेश पत्र जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्पैच, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन फिर भी ये विद्वानों ने कहा है कि इसको मैग्ना कार्टा कहना अतिशयोक्ति है। तो ये सच नहीं है कि ये एक मैग्ना कार्टा या पथ प्रदर्शक रहा हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे A.N. बसु ने कहा है, घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की आधारशिला है। हमारी शिक्षा में आधुनिकता का समावेश इसी घोषणा पत्र ने किया है। रिपीट करते हैं इसको। A.N. बसु ने कहा है, घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की आधारशिला है। हमारी शिक्षा में आधुनिकता का समावेश इसी ने किया है। दिस डिस्पैच इज सेड टू बी द cornerstone of Indian education. It has laid the foundation for our present system of education, according to A.N. बसु। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसके फेवर में बात कही है। लेकिन एक जगह फिर A.N. बसु ये भी कहते हैं कि छात्रों ने सरल उपाय खोज निकाले, वे बिना समझे हुए विषय वस्तु को रटने लगे और बाजार में कुंजियों और पुस्तकों की बाढ़ से आ गई। तो जो इन्होंने एक एग्जामिनेशन सिस्टम और रोटे मेथड को बहुत एलेबरेट कर दिया था। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है इस समय पर बहुत ज़्यादा नकल और कुंजी, टीका, इन सब तरह की गाइड की बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगी। ये सिस्टम कहीं ना कहीं आज भी हम अपने उसमें देख सकते हैं। तो इसी तरह से नरुल्लाह नायक, उन्होंने कहा है कि हमें उन अतिशयोक्त शब्दों में जिनके कुछ इतिहासकारों ने घोषणा पत्र का वर्णन किया और इसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है, कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। वी कैन नॉट फाइंड एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सुपरलेटिव टर्म्स इन विच सम हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड द डिस्पैच एंड इवन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर नरुल्लाह नायक ने जो है इस बात को नकार दिया कि ये कोई महाअधिकार पत्र था या इसने इंडियन एजुकेशन को बहुत मॉडर्न और अच्छा कर दिया। तो नरुल्लाह नायक ने इसको फेवर नहीं किया है। नेक्स्ट है R.P. परांजे। R.P. परांजे ने भी ये इसे नकारा है और ये इन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस चार्टर को महाअधिकार पत्र या इसको चार्टर कहकर पुकारना हास्यास्पद एक बात है। इस घोषणा पत्र का 1854 में चाहे जो कुछ भी वजह रही हो और जिस हिसाब से ये बनाया गया, इसकी चाहे जितनी भी महत्ता रही हो, लेकिन 1947 में इसको चार्टर कहकर पुकारना एक हास्यास्पद बात है। ये R.P. परांजे का मत रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मताधिकार पत्र कहना अतिशयोक्ति होगी।
बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस आदेश पत्र के कारण भारतीय शिक्षा में कुछ अनवांटेड चीज़ें आ गई थीं और जिसका असर आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम को पोल्यूटेड किए हुए है। जैसे कि एग्जामिनेशन सिस्टम था इनका और लाल फीताशाही वाला था, और जो इन्होंने ग्रांटेड वाला सिस्टम बनाया था, है ना। तो इस तरह से कुछ अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड सिचुएशंस आई जो आज भी हमें प्रभावित कर रही हैं। तो इस तरह से उस समय में एक अच्छी चीज़ थी ये, क्योंकि तब हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था और हम फ्री भी नहीं थे अपने एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। बट आज के समय में इसके महत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। तो ये आपका था वुड डिस्पैच पर एनालिसिस, और वुड डिस्पैच के जो रिकमेंडेशन, सजेशन, एनालाइज जो भी हो सकता है वो आता है इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई बार ये